साल 1517 जद्दा वॉज अंडर अटैक। तूफानी समंदर में बिजली के कड़कने से ज़्यादा शदीद आवाज़ उन तोपों की थी जो पोर्चुगीज़ बहरी जहाज़ों पर मौजूद थी और जद्दा पर शदीद गोलाबारी कर रही थी। जद्दा की बंदरगाह दुनिया भर से हाजियों को मक्का लाने के लिए सबसे अहम रास्ता थी। न सिर्फ ये बल्कि ये अरब के ट्रेड की लाइफ लाइन भी थी जिस पे उनकी जिंदगियां मुनहसर थीं। लेकिन मसला ये था कि ममलूक्स जो उस वक्त अरब के हुक्मरान थे वो इसकी हिफाजत बमुश्किल ही कर पा रहे थे क्योंकि वो खुद जवाल का शिकार थे। तो उन्होंने बमुश्किल मकामी अरब कबाइल के साथ मिलकर पोर्चुगीज़ जहाज़ों का मुकाबला तो किया मगर वो उन्हें पूरी तरह से पीछे धकेलने में नाकाम रहे और इस तरह खतरा अभी भी सर पर मंडला रहा था। इस सूरत हाल में अगर पोर्चुगीज़ हमला दोबारा हुआ तो जद्दा उनके कब्जे में आ जाएगा। तो फिर हज का क्या होगा, हाजियों को कैसे लूटा जाएगा और हरमैन पर क्या आफत आएगी, इसका शायद हम अंदाज़ा भी ना लगा सकें। मगर इस सब के बीच खड़ी थी एक ताकत, द ऑटोमन एम्पायर। तो ये कहानी है उसी ऑटोमन एम्पायर की जिसने ना सिर्फ हरमैन को समुद्री लुटेरों से महफूज रखा बल्कि आगे जाकर अरब पर 400 साल हुकूमत की। तो आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया, आइए समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर डिकोड्स। The Ottoman fleet has departed from Constantinople to face the Portuguese raiders who struck Jeddah. The holy city of Mecca stands in danger. Muslims shall defend it with all their might. 16वीं सदी की अगर मैं तस्वीर कशी करूं तो दुनिया की सूरत हाल कुछ यूं थी। यहाँ इस हिस्से में ऑटोमन एम्पायर फैल रही थी जिसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इसके पड़ोस में ही मौजूद थी कमज़ोर होती ममलूक सल्तनत जिसका कैपिटल था कायरो जो कि इजिप्ट में वाक़ है। वैसे तो ममलूक्स ऑटोमन्स की तरह तुर्क रेस के ही थे लेकिन ये गुलाम कौम थी जिसे अरब और दूसरी कौमें सिपाही बनाकर इस्तेमाल करते थे। फिर इन पर एक दौर ऐसा भी आया जब ये हुक्मरान बन गए और मिस्र को रूल करने लगे। इन ममलूकों की हुकूमत में मिस्र के साथ साथ शाम और हिजाज भी आते थे। ये यूं कहें कि तकरीबन तमाम अरब सिवाय चंद दूर दराज इलाकों के जहां कुछ कबाइल आबाद थे। हिजाज का नाम आपने शायद कम ही सुना हो। कदीम ज़माने में हिजाज रेड सी के साथ मौजूद उस ज़मीनी पट्टी को कहते थे जिसमें मक्का, मदीना और जद्दा वाक़ हैं। अब चूंकि ममलूक्स हिजाज को कंट्रोल कर रहे थे तो वो इस तरह मुस्लिम दुनिया के लीडर्स तस्वुर किए जाते थे क्योंकि हरमैन शरीफैन उनकी निगरानी में थे। और क्या ये हम नहीं जानते कि मुस्लिम दुनिया का रूलर वही होता है जिसके पास हरमैन की चाबियाँ होती हैं। और ऑटोमन्स भी कहीं ना कहीं ये इम्तियाज़ हासिल करना चाहते थे। इसी दौरान हिजाज में ममलूक्स ने वहीं का लोकल गवर्नर लगाया हुआ था जिसका नाम था शरीफ बरकत दोयम। वही ममलूक्स के मातहत हिजाज को गवर्न करता था। मगर जब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ये सब चल रहा था तो दुनिया में एक और तारीखी चीज़ रोनुमा हुई और वो क्या थी, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ये यूँ कहा जाए कि द एज ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो ये भी गलत ना होगा। पोर्चुगीज़ अपनी शिप्स में पोर्चुगल से निकले और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए गोवा पहुंचे और उसे अपना बेस कैंप बना लिया और वहां वही किया जो इनके बाद आने वालों ने किया, यानी कि ट्रेड की आड़ में किलाबंदी करके कॉलोनाइजेशन शुरू की। अब जाहिर है वो अपने जहाज़ों में भूसा भर के तो लाए नहीं थे जी, उनमें लगी थी तोपें। तो उन्होंने इन तोपों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन ओशन में आते जाते तिजारती जहाज़ों पर हमले किए और उन्हें लूटना शुरू कर दिया। इंडिया मीन्स सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे जो कि उस वक्त रिसोर्सेज के लिहाज से सोने की चिड़िया थी। उसकी अरब और पर्शिया से काफ़ी तिजारत होती थी और यहाँ से हाजी भी समंदर के ही रास्ते हज करने आते थे जो कि अपने साथ वहाँ खरीदो फरोख्त का कीमती सामान भी लाते थे। तो पोर्चुगीज़ ने उन्हें भी लूटना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे कि कहानी तो ऑटोमन्स की थी लेकिन उनके सिवा सबका ही जिक्र हो गया, तो हौसला रखिए, वो अब आगे आएंगे। लेकिन उससे पहले उस दौर में पॉलिटिकली हो क्या रहा था ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। पोर्चुगीज़ नेवी समुंदर में लड़ने में माहिर थी और वास्को डी गामा के बाद यानी कि 1498 से जब वो इंडियन ओशन में दाखिल हुए तभी से वो मुस्लिम पोर्ट्स जैसे कि कायरो और जद्दा जाते तिजारती जहाज़ों और हज के काफिलों पर हमले करके उन्हें लूटते थे। तो जब उनके कदम गोवा में जम गए तो उन्होंने कहा कि हम अब आगे जाकर पर्शिया और अरब को भी लूटेंगे क्योंकि वहाँ भी लूटने के लिए बहुत कुछ है और वहाँ अपनी बेसिस भी बनाएंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पर्शिया के नज़दीक हॉर्मोज में एक बेस बनाई, यमन के पोर्ट अदन में एक और बेस बनाई और फिर सुएज में अपनी तीसरी बेस बना ली। अब उनका अगला स्टॉप था जद्दा।
जहाँ न सिर्फ मक्का के तिजारती सामान बल्कि हज के लिए दुनिया भर से हाजी भी आया करते थे, जो कि अपने साथ कीमती अशिया भी लाते थे। तो उन्होंने जद्दा पर हमले की तैयारी शुरू की। वैसे ममलूक्स के लिए कोई पहला मौका नहीं था जब वो पोर्चुगीज नेवी के मद्दे मुकाबिल थे। हाँ, मगर इस बार ज़रा मुश्किल ज़्यादा थी क्योंकि उनकी अपनी कोई नेवी नहीं थी और वो सिर्फ ज़मीन पर ही लड़ना जानते थे। तो जब से पोर्चुगीज़ इंडियन ओशन और रेड सी में आए थे तब से ही वो अपनी पड़ोसी एम्पायर, जो कि एक मजबूत नेवल पावर थी, उसकी मदद से उनको पीछे धकेलते थे। और वो एम्पायर कौन थी? वो एम्पायर थी द ऑटोमन एम्पायर। हमेशा ऑटोमन नेवी ने ही पोर्चुगीज़ को पीछे धकेला, लेकिन इस बार मामला ये था कि जब पोर्चुगीज़ जद्दा पर अटैक कर रहे थे तो उसी दौरान ममलूक्स और ऑटोमन्स की जंग भी चल रही थी। तो ममलूक्स ने उन्हें कहा कि ब्रो, अपनी लड़ाई तो चलती रहेगी, मगर इस वक्त हरमैन की हिफाजत का मामला है। जिस पे ऑटोमन्स ने कहा कि ओके ब्रो, डोंट वरी, हम नेवी भेज देंगे। लाइक जस्ट इमेजिन, दो मुस्लिम पावर्स जो एक तरफ आपस में जंग कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब बैक वक्त वो एक कॉमन एनिमी के खिलाफ भी लड़ रही हैं, ह्यूमंस। तो ऑटोमन नेवी की मदद से उन्होंने जद्दा को पोर्चुगीज अटैक से अभी तो बचा लिया, लेकिन आगे ऐसा करना शायद अब मुमकिन ना होता। और इसी असना में ऑटोमन्स ने ममलूक्स को 2 जंगों में हराकर टाटा बाय बाय कर दिया। ऑटोमन सुल्तान सलीम पहलवी के हुक्म पर ममलूक सुल्तान तुम्मन बे दोयम को कायरो में फांसी दे दी गई। तो अब ऑटोमन्स अकेले न सिर्फ अपनी एम्पायर बल्कि ममलूक एम्पायर के कंट्रोल के इलाकों के भी हुक्मरान बन गए। जब ये सब हो रहा था तो हिजाज का रूलर शरीफ बरकत दोयम इसे बैठ कर देख रहा था। उसने फौरन आफियत जानते ही अपने बेटे को सलीम पहलवी के पास कायरो भेजा और साथ भिजवाई रेशम के हरे कपड़े में लिपटी सोने से बनी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक, बैतुल्ला की चाबियाँ, और एक खत जिसमें उसने ऑटोमन्स की हिजाज पर हुक्मरानी को मानकर उन्हें हरमैन का निगरान तस्लीम कर लिया था। सलीम पहलवी इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने शरीफ बरकत दोयम के लिए बहुत से तोहफे भेजे। ऑटोमन्स ने हिजाज का चार्ज संभालते ही सबसे पहले अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी हिजाज की हिफाजत के लिए रवाना की, जिसमें हजारों सिपाही कायरो से पैदल सफर करते हुए हौसला पस्त कर देने वाले सख्त रेगिस्तान और जानलेवा गर्मी का सामना करते हुए हिजाज पहुंचे। इस फौज में कई घुड़सवार शामिल थे और लाल चांद सितारे वाले झंडे सहरा में दूर से ही नुमाया हो रहे थे। और ऐसे ये लश्कर हिजाज में दाखिल हुआ जहां एक समा बन गया था जो कि हिजाज के रहने वालों ने पहले कभी ना देखा था। हिजाज पहुंचते ही ऑटोमन्स ने कमांड संभाली और बहरी जहाज़ों के जरिए तोपें भी जद्दा की बंदरगाह तक पहुंचा दी और वहां नस्ब कर दी और फिर जद्दा को पोर्चुगीज़ के खिलाफ अपना बेस कैंप बना लिया। इसके बाद पोर्चुगीज़ ने दोबारा जद्दा पर एक और अटैक किया जिसे ऑटोमन्स ने बासानी डिफेंड करके उन्हें पीछे धकेल दिया। इस तरह ऑटोमन्स ने हिजाज पर अपना फुल कंट्रोल साबित कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि वो हिजाज की हिफाजत के अहल हैं। और मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि ये वो निगरानी थी जो अगले 400 सालों तक जारी रही। इसके बाद उन्होंने हज के राउट्स की हिफाजत के इक़दाम उठाए और हर साल उसके फरीज़े की अदायगी को यकीनी बनाया। न सिर्फ ये बल्कि तिजारती जहाज़ों को भी उन्होंने हिफाजत के साथ रेड सी और इंडियन ओशन में गुजारा। उसी साल जब ऑटोमन्स ने हिजाज की निगरानी संभाली थी तो उन्होंने पहला हज कारवां कायरो से मक्का भेजा। ये कारवां ऑटोमन सिपाहियों के जेर निगरानी लदे हुए ऊँटों और घोड़ों के साथ लाल झंडों के साए तले रवा दावा था और खैर आफियत के साथ अपने दीनी सफर को मुकम्मल करके वापस रवाना हुआ। ऑटोमन्स का न सिर्फ अरेबिया बल्कि मिस्र पर भी बेहतरीन कंट्रोल का होना उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को जाहिर करता है। उन्होंने हर इलाके को उसी सिस्टम और लोगों के साथ रूल करने पर जोर दिया जो उसे उनसे पहले भी चला रहे थे और सिर्फ उसको क्लोजली मॉनिटर किया ताकि वो लोग बागी ना हो जाएं। और ये रिवायत उनकी जानिब से मिस्र और हिजाज दोनों में देखने में आई। इसके अलावा उन्होंने ममलूक्स की तरह हिजाज को न सिर्फ टैक्स फ्री रखा बल्कि उस पर मजीद खर्चा किया और गिलाफ काबा जिसे किस्वा भी कहा जाता है उसे भी ममलूक दौर की तरह कायरो में ही बनने दिया और हर साल हज काफिले के साथ मक्का रवाना किया। In Cairo they're preparing the kiswa, a sacred offering of gold embroidered silk.
which is carried in the great pilgrimage to Mecca, whither every good Muslim goes at least once in his lifetime. किस्वा जो पहले ममलूक दौर में सिर्फ सोने के काम से सजा होता था, ऑटोमन्स ने उसे चांदी और मुख्तलिफ धातों के इस्तेमाल से और अपने नक्शो निगार और कुरानी आयत से लेस करके मजीद खूबसूरत बना दिया। अपने दौर में उन्होंने और भी बहुत से काम किए, जैसे मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी, जिसकी पुरानी इमारत में उनके नक्शो निगार की झलक आज भी नुमाया है, और मजीद बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बताने के लिए एक एपिसोड काफ़ी नहीं। और इस तरह ऑटोमन्स ने अरेबिया बिलखुसूस हिजाज पर 400 साल तक हुकूमत की। इन 4 सदियों में उनका लोकल अरब्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स सा बॉन्ड रहा, इसका ज़्यादातर अरसा अमन सुकून के साथ गुजरा। लेकिन इस दौरान ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हुई जिनका हम अगले एपिसोड्स में जिक्र करेंगे, जो कि आपकी क्यूरियोसिटी को इससे भी ज़्यादा बढ़ा देगी। इसलिए सब्सक्राइब टू द चैनल to watch the next episodes of Ottomans in Hijaz. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।